दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, देश में जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, इसके अलावा जो जातिगत जनगणना जो की जानी है, जिसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से साफ साफ इनकार कर दिया गया है कि जनगणना जातिगत नहीं की जाएगी। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन का एक बड़ा मामला है, क्योंकि हमने देखा जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त किस तरीके से आरएसएस ने रिजर्वेशन का जो दाव खेला था और किस तरीके से दाव उल्टा पड़ा था। तो ये किसी से छुपा नहीं है, देश की जनता से, खासकर ओबीसी समाज से खासकर, कि आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजर्वेशन को लेकर और खासकर ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या नजरिया है या क्या वो करना चाहते हैं। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उनके साथ में 10 दलों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस पूरे मामले पर हम समझेंगे, जानेंगे क्या है रिजर्वेशन का मामला, क्या है जातिगत जनगणना का मामला। और इसके लिए हमारे साथ में मौजूद हैं शकीलुज्जमान अंसारी साहब, कांग्रेस के नेता हैं, ओबीसी कमीशन के काफी लंबे वक्त तक सदस्य भी रहे, नेशनल ओबीसी कमीशन के, काफी काम किया, काफी जातियों को जो है वो अलग अलग राज्यों में, कई जातियों को जो है वो, मुस्लिम जातियों को भी जो है वो इन्होंने ओबीसी में जोड़ा था, काफी बेहतरीन काम किया था और काफी बारीकी से जो है वो रिजर्वेशन के मामले पर तो नजर रखते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ में बिहार की राजनीति, देश की राजनीति, इस पर भी काफी अच्छा पकड़ रखते हैं शकीलुज्जमान साहब। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया देश लाइव। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया कि आप ये बहुत ही अहम सवाल पर आप हमसे तबादला ख्याल कर। अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं जो है वो काफी टाइम से जिसका इंतजार था मेडिकल में, और उसमें अब हम जो है उसमें रिजर्वेशन दिया करेंगे। अचानक ये तमाम चीजें कैसे हो गई? सरकार को क्या फटकार पड़ी इसलिए हुआ, या कहीं ना कहीं यूपी चुनाव को जहन में रखते हुए तमाम चीजें की जा रही है? क्या जो आप पूछ रहे हैं कि ये बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? आपको सच्चाई ये आपको बताते हैं कि ये जो मंडल कमीशन को लागू किया सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस में, तो इंदिरा साहनी केस के वक्त उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कास्टों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि कास्ट और क्लास, रिजर्वेशन क्लास पर हुआ है, लेकिन क्लास स्थापित नहीं होती है उस वक्त तक कास्ट पर कार्रवाई होगी। तो वो कास्ट कौन है, क्या है, उसके लिए आपको जल्दी में आप कौन आइडेंटिफाई करेगा? आप इसके लिए एक कमीशन बनाइए। तो ओबीसी कमीशन जल्दी में उस वक्त इंप्लीमेंटेशन करने की जल्दी थी, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन गया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से नहीं बना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन गया। चलिए, वो काम कर रहा था, लेकिन उसको बहुत अधिकार दिए गए थे। अब इनके पास नारा था, इन्होंने कि बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाए, जैसे और भी एससी एसटी कमीशन वगैरह को है। तो इन्होंने भी सबसे पहले तो टर्म खत्म हुआ तो 3 साल तक इनकी नियुक्ति नहीं की कि हम नया कमीशन को बना रहे हैं और पावर दे रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, सिविल कोर्ट के अधिकारी का एक राइट दिया उन्होंने, और ग्रीवेंसेस सुनने का एक पावर दिया। लेकिन जो ये कमीशन का बेसिक काम था, जो मैंडेटरी था, कि जो कमीशन कास्ट को डिसाइड करती थी, वो मैंडेटरी था कि सरकार उसको मानना है, केवल सिर्फ नोटिफाई करना है उनको, ये इनकार नहीं कर सकते। वो मैंडेटरी था कमीशन का जजमेंट। अब इन्होंने वो सरकार के जो कास्ट डिसाइड करने का मैंडेटरी पावर था, उस पावर को इन्होंने ले लिया और रिकमेंडिंग अथॉरिटी बना दिया इस कमीशन को। आप देखिए, जाट के जब इशू हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो कमीशन करेगा वही मैंडेटरी है, और आपने जो जल्दी में कर दिया है जाटों को रिजर्वेशन, उसको खारिज कर दिया। सरकार के फैसले, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट में हुई हो, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये मैंडेटरी पावर था इस बात के लिए, और मैंडेटरी पावर था हर 3 साल पर क्रीमी लेयर को रिवाइज करने के लिए। तो ये दोनों पावर इन्होंने लेके एक झुंझुना थमा दिया ओबीसी। अब उस वक्त जब ओबीसी कमीशन का रिजर्वेशन का जब मैंडेटरी बना रहे थे, उसी वक्त आपने स्टेट को लिस्ट बनाने की ताकत जो थी, पावर जो थी, उसने आपने छीन लिया। राज्यों से भी छीन लिया, कमीशन से भी छीन लिया, आपने ले लिया। जबकि एक टेक्निकल पहलू है
कि ये जो रिजर्वेशन है वो टू टायर है। एक है स्टेट के लिए, जो स्टेट सर्विसेज के लिए जो रिजर्वेशन है वो एक लिस्ट बनती है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और उनको अधिकार है अपने सर्वे, अपने कमीशन के रिकमेंडेशन के बुनियाद पर बनाए। और यही पावर जो स्टेट को था वो इन्होंने छीन लिया मोदी जी की सरकार ने। और शकील भाई एक 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 मिनट, जिस तरीके से ये जो बात है कि वो पावर जो थे वो पावर छीन लिए गए, तो यही इसी से साफ हो जाता है कि आखिरकार ये जो मौजूदा सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी मंशा क्या है रिजर्वेशन को लेकर, वो इसी बात से साफ होता है मंशा फिर तो। यही है कि लोग भी बहुत कम इसकी जानकारी रखते हैं और ये सरकार तो पब्लिसिटी ओरिएंटेड है, इनके मीडिया। अब वो उन्होंने छीन लिया और अब उन्होंने दे दिया, जितने प्रेशर बनने लगे सारे काम रुक गए स्टेट के। स्टेट में कई, अब इनको यूपी का भी इलेक्शन आ गया, यूपी इलेक्शन के लिए कुछ डिक्लेयर करना है कुछ कास्ट को। अब उसके लिए इन्होंने कहा कि अब जल्दी जल्दी में हापादापी में इन्होंने ये पावर का नोटिफिकेशन देके उसका बहुत बड़ा पब्लिसिटी किया कि मैं दे रहा हूं ओबीसी को स्टेट। अरे लोग नहीं जानते हैं जो पब्लिसिटी और ताली बजा रहे हैं, अरे ये तो आपने छीन के 2 साल बाद दे दिया। इसी तरह से आप चले आइए, आप ये जो मेडिकल का है, मेडिकल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल आउटलुक के लिए कुछ सीटें राज्य सरकारों के यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के सेंट्रल के पास होनी चाहिए, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, हाँ, कंसेप्ट नेशनल आउटलुक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका। आपने सीट ले लिया, सारे स्टेट से ले लिया। 15% यूनिवर्सिटी में यूजी के और 50% पीजी के सीट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली। उसके बाद 17 से उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि 17 से इसको लागू कर दिया गया। अब 17 में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उसमें 4000 ओहदे थे, 4000 समझ लीजिए न्यू इनके स्टूडेंट्स के सीट थे, उन्होंने आपने ओपन कर दिया। अब 4000 से लेके 20 तक, 17 से आप जोड़ लीजिए 4 साल, तो 3 सालों में 12000 नौजवानों का जो मेडिकल में होना चाहिए था यूजी और पीजी में, तो नुकसान कर दिया आपने। और आप बड़ा तबला बजा के बाजे गाजे के साथ अनाउंस कर रहे हैं ये। अब उसके लिए आपको बहुत बड़ा अहमियत ये है कि इसके लिए तमिलनाडु की सरकार ने बहुत अहम रोल किया और उनकी सरकार ने भी और उनके कोर्ट ने भी। मद्रास हाई कोर्ट में ये केस गया, मद्रास हाई कोर्ट ने कई बार इस पर जजमेंट दिया, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर मद्रास कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसेस शुरू कर दिया गया। जब कंटेम्प्ट प्रोसेस शुरू हुआ और 10 दिन का टाइम दिया कोर्ट ने, अब इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, तब इन्होंने जल्दी से ट्वीट कर दिया और ऐसा शो किया कि जैसे ये कोई बहुत बड़े काम दे रहे हैं। एक तरफ से आप छीन लेते हैं, तो ये सरकार जो है एंटी ओबीसी, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम से, उनके एक्शन से लगता है। मैं तो सरकार सबका, उनके नारे बहुत अच्छे हैं। जिस तरीके से जो ईडब्ल्यूएस का भी इसमें एक था कि ईडब्ल्यूएस को भी 10% उसमें जो सीटें जो थी और उसका मामला जो था, जो कि आपने बताया कि इकोनॉमिक, आर्थिक इस आधार पर संविधान भी मना करता है कि आर्थिक आधार पर नहीं मिलेगा, और उसके बावजूद सरकार जो ईडब्ल्यूएस दे रही है ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। तो यहाँ पर सरकार की एक और चीज ये दिखती है कि एक तरफ आप मुसलमानों को रिजर्वेशन का ये कहकर मना कर देते हो कि संविधान के खिलाफ है धार्मिक आधार पर, जबकि दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ ईडब्ल्यूएस आप कैसे दे रहे हो? तो यहाँ पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसी पर तो बहुत सारे सवाल हैं कि आप ओबीसी के हक छीन के हक देते हैं, उसका पब्लिसिटी करते हैं, और ईडब्ल्यूएस में 10% आपने एक नोटिफिकेशन से दे दिया और इस नोटिफिकेशन में भी जारी कर दिया बिना मेहनत, बिना पसीना जलवे, जबकि ये संविधान के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे है। सुप्रीम कोर्ट जब भी जजमेंट करेगा, चूंकि पहले भी इस तरह के जजमेंट वो कर चुका है, इसलिए मैं कमीशन के एक मेंबर और उसकी आउटलुक देखते हुए संवैधानिक जजमेंट जब भी होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये संवैधानिक है ही नहीं, लेकिन आप देखें उसको लाभ बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए परेशान है। जिस तरह से रिजर्वेशन इनका जाटों का किया गया था, उसको भी इतना जल्दी लाभ पहुंचाया गया कि फिर उनके वापसी लेने में भी बहुत परेशानी हुई थी कि उनके वो जो ओहदे पर बैठ गए उनको क्या होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये सरकार की नीयत जो है वो
जो नागपुर से चलती है वो सिर्फ फॉरवर्ड लोगों के पक्षधर है, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी के वेलफेयर के खिलाफ है। चाहे ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ और क्या-क्या नारे हर दिन बढ़ाते जाएं, लेकिन अमल तौर पे इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। आपने देखा ओबीसी का वही है, दलित का इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोका था, फिर हंगामा हुआ तब दिया। यानी इनकी नीयत साफ नहीं है, लेकिन इनके पास पब्लिसिटी तंत्र इतनी बड़ी है और शायद एक बड़ा जो मेरा मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसको आज गोदी मीडिया से भी याद करते हैं लोग, वो कैसी उल्टी पब्लिसिटी करते हैं कि लोग गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि पब्लिसिटी तो ये बिल्कुल। हिटलरिज्म का एक थ्योरी है। उन्होंने कहा था, झूठ को इतनी बार हिटलर ने कहा था, पब्लिसिटी उनके जो सच लगने प्रोपेगेंडा लगता है। मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि इतनी झूठ बोलो, इतनी झूठ बोलो, लगातार बोलो कि वो सच हो जाए। वही हमारी सरकार कर रही है आज। अच्छा शकील भाई, दूसरा जिस तरीके से ये पूरा मामला आपने जो बताया, और वाकई में ईडब्ल्यूएस और ये तमाम असंवैधानिक इस तरीके से सरकार ने काम किए, गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या, जिस तरीके से आपने बताया, और हकीकत बात है कि जनता तक सही सच्चाई, सही सही खबरें पहुंच भी नहीं पाती है। वहां पर सिर्फ वो जो 200 करोड़ के 300 करोड़ के ऐड दे दिए जाते हैं, इस वजह से मीडिया तो कुछ आवाज उठाएगा नहीं सरकार की तरफ से। जिस तरीके से बिहार के जो नेताओं ने आज मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आखिर ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार विपक्ष को इतना इंटरेस्ट क्यों है इसके अंदर, जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाया, और खासकर यूपी और बिहार का ही क्यों? देखिए, बिहार और यूपी में ही मंडल के लिए सबसे बड़ा जो मूवमेंट खड़ा हुआ था वो बिहार यूपी में हुआ था। और उस मूवमेंट का रिएक्शन ये था कि ओबीसी के लोग, बीजेपी ने भी मजबूरी में ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बनाया था। कल्याण सिंह आज वो नहीं रहे और दूसरे लोगों को बनाया यूपी में। बिहार में बीजेपी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन नीतीश कुमार, आप देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार, यानी मंडल के बाद से कोई फॉरवर्ड कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर बिहार में नहीं बन पाया है। और जो पार्टियां भी डेवलप्ड हुई हैं वो भी ओबीसी वोट के बेस पर हैं, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो। और कांग्रेस का भी उसूल है कि दबे कुचले लोगों का हेल्प करना। तो जो कांग्रेस की सियासत है, वो सब सियासत आज देख रहे हैं कि खतरे में ओबीसी, दलित हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए इनको आगे आना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह है कि कास्ट सेंसस का इशू इसलिए अभी उठ रहा है तेजी में कि ये तो फिर 10 साल लग जाएगा। अगर एक बार मिस कर गए तो फिर 10 साल लग जाएगा। तो इसलिए अभी कास्ट सेंसस होना है। इसलिए सारी पार्टियां अब जो बिहार और यूपी की हैं, और आप देख लीजिए कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में बहुत तेज उठा हुआ है मामला, केरल में हो, सब जगह है। अब ओबीसी के जो रिलीवेंसी आ चुकी है, पॉलिटिकल पावर जो बन रहे हैं, उसमें वो रिसिस्ट कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट करने को भी वो तैयार खड़े हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों को, अपने वोटर को डिसलॉज नहीं करेंगे, उनके साथ रहेंगे। अब आप देखिए, बीजेपी तो बोलती है ओबीसी की बात, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, और ओबीसी के वोट भी उन्होंने काफी लिए हैं। और आप देखिएगा ओबीसी के जो रिजल्ट, लेकिन काम में इनके ओबीसी को कुछ देने में इनको बहुत कठिनाई है, वोट लेने में बड़ी आसानी है। तो इसलिए ये हाँ, मूवमेंट पिछले तो 7 है। साल से देखिए मोदी जी ओबीसी के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, पिछले 6-7 साल उठाकर भी देख मैंने लें तो कि बता सरकार दिया कि जिन जिन चीजों की पब्लिसिटी कर रहे हैं, सब छीनी हुई चीजें हैं, और उनको छीन के आपने एक ब्रांडिंग करके देने की कोशिश करते हैं और उसकी क्रेडिट लेते हैं। आप देख लीजिए यानी सरकार ये काम कर रही है कि जैसे वो एक होता है ना कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, तो ये सरकार वही कर रही है, आपसे छीनकर उसको दे दिया, उससे छीनकर उसको दे दिया, और पब्लिसिटी ये कर दी कि भाई हमने इनको दिया, इनको दिया, किनसे छीन कर दिया वो नहीं बताएगी ये सरकार। नहीं, सरकार एक बड़ा अच्छा काम कर रही है, साफ सुथरा कर रही है। ओबीसी का तो छीनती है, दे देती है, लेकिन एक झटके में फॉरवर्ड रिजर्वेशन, इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन हो जाता है 10%। उनको तो दे दिया, 1 सेकंड में दे दिया। ओबीसी के लोगों के लिए, दलित के लोगों के लिए कुछ देने के लिए इनके पास नहीं है, इनकी सियासत नहीं है, इनके उसूल नहीं है, नागपुर का डायरेक्शन नहीं है। शकील भाई, यहाँ पर एक बात और ये उठती है कि जिस तरीके से बहुत बेताबी नजर आई यहाँ पर आरजेडी के अंदर, नीतीश कुमार ने, बिहार की जितनी भी पार्टी हैं, ओवैसी की पार्टी भी उसमें वहां पर थे, उनके भी जो प्रधानमंत्री से मिले,
कहीं ना कहीं शकील भाई एक सवाल ये भी उठता है कि आप जब ओबीसी की बात करते हैं, आप मराठा की बात करते हैं, आप दलित रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो आखिरकार मुसलमान पीछे क्यों छूट जाते हैं? मुस्लिम रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं हो पाती है कभी? देखिए, इसके लिए बड़ी अहम सवाल है। एक सवाल यह है कि मुसलमान की लीडरशिप किसके हाथ में है? मुस्लिम लीडरशिप, अगर पॉलिटिकल मुस्लिम लीडरशिप आप देखेंगे तो दो लोगों के बीच में है, एक फॉरवर्ड मुसलमान और एक हिंदुओं के पीछे। हिंदुओं के भी फॉरवर्ड लोगों के पास ये लीडरशिप है, ओबीसी के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हिंदू ओबीसी ने स्ट्रगल करके अपने पावर तो छीन लिए, लेकिन मुसलमानों के ओबीसी समाज में एक इस्लाम और धर्म के नाम पर उनको कुछ नहीं, कोई भी मजहबी इदारे आप देख लीजिए, कहीं भी ओबीसी समाज के लोगों को दखल कहीं नहीं देखिएगा। और पॉलिटिकल भी पावर इन्हीं के हाथ में है। और कहीं भी आप देखिए, मंडल कमीशन में जब मुस्लिम भी शामिल हैं, किसी ओबीसी लीडर को आपने ये कहते सुना या बताते सुना कि मंडल कमीशन से ओबीसी मुसलमान भाई कैसे सर्टिफिकेट लेके लाभ उठा लें? कभी नहीं। ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात किया, जब मंडल ने ओबीसी मुसलमानों को उस लिस्ट में शामिल कर दिया, तो ये मुस्लिम रिजर्वेशन की, चाहे मंडल को नहीं, इनकी साफ आती है थ्योरी के रिजर्वेशन मुसलमानों को रिजर्वेशन टेक्निकली तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, और टेक्निकल बार को अभी ये सिचुएशन कोई सरकार में नहीं है। हम तो कह सकते हैं कोई भी सरकार हिंदुस्तान में इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मुसलमानों को हक नहीं देगी। मैं कितनी बार मुसलमानों को कहता हूं, लीडरशिप को देता हूं कि मुसलमानों के आबादी का बड़ा हिस्सा अगर कवर हो गया, तुम कहते हो सब मुसलमान भाई हैं, तो तुम भी कवर हो गए। उसके लिए कोई जरूरी है कि चार कम्युनिटी जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है उनको जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक मुसलमानों को हक नहीं मिलेगा? ये मुसलमानों के लीडरशिप की बहुत गलत सोच का नतीजा है। अब देखिए, जितनी दिनों से पॉलिटिक्स में लीडरशिप थी, मेरे कमीशन बनने के बाद मुझे हैरत हुई। आपने तस्करा किया है, इसलिए मैं अपनी बात अपने से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने तस्करा किया था इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों के कितनी कम्युनिटी को, जो वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है, जैसे अंसारी हो, कुरैशी हो, ये तो वेल कम्युनिटी है, उनको शामिल नहीं है। अब आप जो साउथ के स्टेट हैं, वो साउथ के स्टेट के मुसलमान तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहां आप देख लीजिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट नहीं है। अभी बहुत हमारे ओवैसी साहब बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ओवैसी साहब को हमने कहा था कि आपके यहाँ जो 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन का और ओबीसी रिजर्वेशन का मसला अभी तक कोई हल नहीं कर रहा है, हम कमीशन लेके जाना चाहते हैं और जाएंगे, आप लोग अपियर होइए और आप लोग ये डिमांड कीजिए, आप साक्ष्य इकट्ठा कीजिए। ओवैसी साहब की तरफ से कोई आदमी उस कमीशन में अपनी साक्ष्य देने के लिए नहीं आया। कांग्रेस का ही लीडर था, वो आया था, वकील भी अपियर किया था, और उसके बाद जो भी हुआ, कुरैशी को या कुछ कम्युनिटी, जो बहुत कम्युनिटी गरीब थी, उन लोगों को हम लोगों ने शामिल किया, जैसे फकीर है और भी लोग हैं। इसी तरह से बंगाल में लेफ्ट की इतनी बड़ी सरकार, एक मुस्लिम ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं था। शुक्र अदा करें कि हम लोगों ने उसमें 48 कम्युनिटी को शामिल कर दिया, हमारी कमीशन ने किया। उसके बाद तो कोर्ट ने रोक ही लगा दिया। अहमियत का हामिल है, 23 साल तक वहां लेफ्ट की सरकार थी, लेकिन ओबीसी लिस्ट में एक मुसलमान, एक कम्युनिटी भी नहीं उसमें जोड़ी गई थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, और मुसलमानों को हमेशा नुकसान होता है इनसे। हम लोगों ने कमीशन में एक बार नहीं कई बार जाके पब्लिक हियरिंग करने के बाद 48 कम्युनिटी को मुसलमानों के जोड़ा। उसी तरह हिंदुस्तान में हर जगह पर जो छूटे थे जोड़े। उस वक्त अगर मुसलमान लीडरशिप, महज बंगाल की 48 कम्युनिटी को आपने जोड़ा था मुस्लिम इसमें, एक कम्युनिटी नहीं है। आप देखिए, एक तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं दूर कर दूं। जैसे कहते हैं 900 ओबीसी कम्युनिटी है, तो 900 कोई ओबीसी कम्युनिटी होती नहीं है। अरे कम्युनिटी जो लिस्टें होती है ना, हर स्टेट में 100, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 110, 120, लेकिन 32 स्टेट में जब आप जोड़ते हैं हर स्टेट का, तो 900 हो जाती है। उसी तरह स्टेट में भी जोड़ते हैं तो ज्यादा हो जाती है। लेकिन चूंकि हिंदू सोसाइटी में जैसे हैं,
वैसे ही मुस्लिम सोसाइटी में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, तो मुसलमानों के भी 60-65 ओबीसी कम्युनिटी है, जिसमें खास तौर पे 4-5-10 कम्युनिटी बहुत ज्यादा परमानेंट है, बाकी छोटी छोटी कम्युनिटी है। कोई भी कम्युनिटी शामिल नहीं थी बंगाल में, मैं उसका तस्करा कर रहा हूं। ये क्या है लेफ्ट की पॉलिटिक्स, उन्होंने जब किया मुसलमानों की बात। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो हमारे लीडरशिप है, जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो हमेशा ओबीसी मुसलमानों को लाभ मिलने वाली चीजों की तस्करा ही नहीं करेगा, उसकी पब्लिसिटी नहीं करेगा, उसके तरीका नहीं बताएगा, उसके और लीडरशिप आपके हाथ में है। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि ओबीसी मुसलमानों के हाथ में अब मुसलमानों की लीडरशिप आनी चाहिए, क्योंकि आप फेल्यूर हो गए हैं। आज हर मुसलमान कहता है कि मुस्लिम लीडरशिप फेल्योर है, भाई मुसलमानों का बहुत इन्हितात हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो किसके लीडरशिप के हुए? आप फॉरवर्ड लीडरशिप के अंडर में नहीं है, मुसलमानों की ये बुरे हाल हुई है। तो ये आप लीडरशिप अब छोड़िए, आप ओबीसी कम्युनिटी को ये लीडरशिप दीजिए, वो लीड करेंगे। मुसलमानों के जो हालात आपने बनाए हैं उनसे कम से कम अफजलियत के ऊपर आगे ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे और जरूर सक्सेस होंगे। बहुत बेहतरीन बात कही आपने शकील भाई। और आज के इस कार्यक्रम से आपने, क्योंकि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो ओबीसी में आए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि किस तरीके से रिजर्वेशन का काम होता है, किस तरीके से ओबीसी क्या होता है। लेकिन आपने जो जानकारी दी, बड़ी बेहतरीन जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, देश लाइव से आपने वक्त दिया और एक बेहतरीन कार्यक्रम आपके साथ में हमने किया। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी चीजें आपने दी बताई। और एक उम्मीद यहाँ पर बस यही है कि जिस तरीके से मांग की जा रही है और जिस तरीके से आपने बताया कि ओबीसी से आते हैं प्रधानमंत्री, और ये कहते, उन्होंने कहा भी था कि मैं ओबीसी समुदाय से खुद हूं, लेकिन आज तक उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ काम तो किया नहीं। बार बार वहां पर नेताओं को जाकर वहां पर बात करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है कि आप जातिगत जनगणना कराइए, आप ये कराइए, आप वो कराइए। लेकिन बस बात घूम फिर कर वहीं आती है कि क्रेडिट लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सबसे आगे रहते हैं, और इसमें हमारा गोदी मीडिया उनका सबसे ज्यादा साथ देता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।